नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर आज हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस बेहद खास अंक को लेकर। मैं हूं शैला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। शुक्रिया शैला। और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी हुई कुछ अच्छी कहानियों की। तो सबसे पहले लेकिन नया सवेरा में रुक करते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को करेंगे संबोधित। 3 दिवसीय कार्यक्रम में बड़े उद्योगपतियों समेत तमाम हितधारक होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में आयोजित भूमिहीन शिविर में यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के कालकाजी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवनिर्मित 3024 फ्लैटों का करेंगे उद्घाटन। पात्र लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 नवंबर तक नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम का करेंगी दौरा। अपने दौरे में राष्ट्रपति राज्य में शिक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज लगातार दूसरे दिन राज्य में करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मतदाताओं को रिझाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। लश्कर का कुख्यात आतंकी मुख्तार भट्ट मुठभेड़ में हुआ ढेर। सुरक्षा बलों के कैंप पर हमले की साजिश हुई नाकाम। अवंतीपुरा में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ट्विटर पर ब्लूटिक खाता धारकों को अब चुकानी होगी कीमत। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने कहा ब्लूटिक के लिए चुकाने होंगे $8 प्रति महीना। और खेल की खबरों में आईसीसी T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना होगा बांग्लादेश से। सेमीफाइनल में स्थान बनाने के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम। वहीं एक अन्य मैच में जिम्बाब्वे का सामना होगा नीदरलैंड से। तो नया सवेरा में सबसे पहले देखेंगे देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जो कि आज सुबह 10:30 बजे कर्नाटक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। बैठक का उद्देश्य संभावित निवेशकों को आकर्षित करना, अगले दशक के लिए विकास एजेंडे को स्थापित करना है। बेंगलुरु में आज से 4 नवंबर तक होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में 80 से अधिक सत्र होंगे, जिन्हें विभिन्न वक्ता संबोधित करेंगे। वक्ताओं की बात करें तो उसमें कुमार मंगलम बिरला, सज्जन जिंदल, विक्रम किर्लोस्कर सहित तमाम बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। 300 से अधिक प्रदर्शकों के साथ कई व्यावसायिक प्रदर्शनियों और अन्य सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा। आयोजित सत्र में जर्मनी, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल होंगे। इस आयोजन का वैश्विक स्तर कर्नाटक को दुनिया के सामने अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा जुड़ गए हैं। अरुण, सुप्रभात आपको। जब हम बात करते हैं इन्वेस्ट की, तो सबसे अहम बात यहाँ पर यह है, अगर हम इस इन्वेस्टर मीट का जिक्र करें, अरुण, कैसे संस्कृति के साथ साथ उद्योगपति एक ही छत के नीचे विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, खासतौर पर जब हम बात करते हैं नवोन्मेष शोध को लेकर। बिल्कुल आंचल, सुप्रभात आपको भी। और देखिए, अगर इस बात को यूं समझने की कोशिश करें कि ये जो आइडिया था इन्वेस्टर्स समिट का, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2000 के बाद की अगर हमें बात करें, जब गुजरात में भूकंप भी आया था, उसके बाद में गुजरात को
एक तरह से इन्वेस्टमेंट की दरकार थी। ऐसे समय में उन्होंने उस समय पर यानी कि आज से लगभग 22-23 साल पहले उन्होंने इन्वेस्टर समिट की शुरुआत की थी, जिसे वाइब्रेंट गुजरात कहा जाता है। उसके बाद देखिए तमाम स्टेट्स, आप देखिए चाहे आप कर्नाटका की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, जैसे कई सारे राज्य जो कि आगे निकल करके आए हैं, जो कि अब एक तरह से इन्वेस्टर समिट का आयोजन करते हैं और कहीं ना कहीं निवेश को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। उस समय भी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय पर उनका फोकस इस बात पर था कि कैसे गुजरात की जो स्ट्रेंथ है उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट किया जा सके। गुजरात एज अ स्टेट को कैसे आप दूसरी कंट्रीज के साथ में कोलैबोरेट कर सके, गुजरात किस तरह से अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को, अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करके इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर सके। तो आज भी जब कर्नाटका जो इन्वेस्टर समिट करने जा रहा है, इसमें भी आपको कुछ इस तरह की झलक देखने को मिलेगी। कर्नाटका अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको हाईलाइट करेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर। कई सारी पार्टनर कंट्रीज भी हैं इस तरह से। इस कर्नाटका इन्वेस्टर समिट की बात की जाए जिसमें कि जापान आता है, कोरिया आता है, जर्मनी आता है, ऐसी बड़ी जो देश हैं वो भी कहने की पार्टनर कंट्री हैं जहां तक कर्नाटका इन्वेस्टर समिट की बात की जाए। दुनिया भर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कर्नाटका चौथा सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल क्लस्टर प्रोवाइड करता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्केल और साइज है कर्नाटका के पास में। भारत के लिए स्टार्टअप कैपिटल के तौर पर कर्नाटका को जाना जाता है। यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटका। जैसे देश की अगर हम बात करें तो कर्नाटक जैसे राज्य की अगर हम बात करें तो दुनिया भर के अंदर आप इसको यूं समझ सकते हैं कि स्टार्टअप कैपिटल के तौर पर भी जाना जाता है। जो सिलिकॉन वैली की बात कर रही है तो कर्नाटका अपने आप में अव्वल दर्जे पर कहीं ना कहीं निकल करके आता है। ऐसे में कर्नाटका इन तमाम स्ट्रेंथ्स को कहीं ना कहीं हाईलाइट करता नजर आएगा इस वैश्विक मंच की अगर हम बात की जाए, क्योंकि इसमें कई सारी जो ग्लोबल कंपनीज है वो भी यहां पर आती हुई दिखाई देंगी। दूसरा जो प्रोमिनेंट पॉइंट यहां पर ये रहने वाला है कि अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करेगा इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर दूसरी जो देश है वो पार्टनर कर रहे हैं इस इन्वेस्टर समिट के अंदर, और जो कई ग्लोबल कंपनीज हैं वो भी यहां पर एक तरह से आएंगी। कर्नाटका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती हैं उसमें से 400 के आसपास जो कंपनी है वो ऑलरेडी उनकी यूनिट्स या फिर बेसिस कर्नाटका के अंदर सेटअप है। तो कर्नाटका के पास एक बहुत बड़ा एज रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कि आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो कि इनोवेशन हब जिसे हम कहते हैं भारत के लिए भी, वो कर्नाटका से निकल करके आता है। तो कर्नाटका कहने की अपने इनोवेशंस को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक एस्पेक्ट रहता है उसको इस मंच पर साझा करेगा और इसी के माध्यम से एक तरह से इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की कोशिश करेगा। इस बात को हम जानते हैं आंचल के दुनिया भर के अंदर इस समय पर एक स्लो डाउन का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं मंदी देखने को मिल रही है। ऐसे में कर्नाटका भी अपनी तमाम स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करके इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की कोशिश करेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं कैपेसिटी को एनहांस किया जा सके और निवेश आकर्षित करके जॉब क्रिएशन पर फोकस किया जा सके। बिल्कुल अरुण, जैसा कि आपने कहा कि कर्नाटक जो है स्टार्टअप की दुनिया में कहें या फिर मेक इन इंडिया की दिशा में लगातार काम कर रहा है और अपना एक अलग स्थान बना रहा है। आज हम अगर व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया जो है वो भारत की ओर देख रही है। ऐसे में ये दर्शाता है कि भारत का वर्तमान कैसा है और आने वाला जो भविष्य होगा वो उसमें क्या विकास की बयार बहेगी, वो अपने आप में उसकी एक बानगी है। कर्नाटक की भारत और दुनिया के विभिन्न जो घरानों को जोड़ने की, व्यापारिक घरानों को जोड़ने की ये जो पहल है वो वाकई एक महत्वपूर्ण पहल है, कहीं ना कहीं विकास के एजेंडे को और ज्यादा आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल शैला, हमने देखिए पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम में देखा है कि जिस चीज की दिक्कत हुई है ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर, उसमें सेमीकंडक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है कि भाई सेमीकंडक्टर्स की बहुत किल्लत हुई है। उसके बाद में देखिए जो तमाम जो फोकस है वो इनोवेशंस पे और डिजाइन के ऊपर है कि डिजाइन या फिर इनोवेशन को लेकर के कौन आता है। अभी हाल ही में सरकार ने भी जो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स है उसकी बात की थी, उसको एक्सपैंड किया था और कई सारे जो इन्वेस्टर्स है जो कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं उसमें आगे निकल करके आ सकते हैं। तो कर्नाटका बहुत एक तरह से एज रखता है, एक्सपीरियंस रखता है अपने पास में। अब पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही, जो क्राइसिस चल रहा है, इसकी वजह से कई सारी जगह सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ है, उसकी वजह से इनकी कॉस्ट काफी बढ़ी है। ऐसे में भारत चाहता है कि हम लोग एक तरह से आत्मनिर्भर या फिर सेल्फ रिलायंट बन सके, चाहे सेमीकंडक्टर हो या डिजाइन लिंक्ड जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। मान लीजिए कि आज हम टेलीविजन देखते हैं, एलईडी स्क्रीन देखते हैं, मोबाइल फोन्स देखते हैं,
तो ये कहीं ना कहीं डिजाइन होते हैं, उसके बाद डिजाइनिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख में कई और देश है, यूरोपियन कंट्रीज है, यूएसए, डिजाइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा वर्चस्व रखते हैं। तो कर्नाटका के अंदर वो एक तरह से ताकत है कि कैसे डिजाइनिंग कर सके, इनोवेशन कर सके और R&D की तरफ हम आगे जा सके। बजट से ठीक पहले कर्नाटका का इन्वेस्टर समिट करना और अपनी जो हाइलाइट्स है, फिर जो स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करना इस एक तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर कई सारे जो दुनिया भर के जो दिग्गज है, कॉर्पोरेट जो जायंट्स है, वो एक तरह से शिरकत करेंगे। भारत की तरफ से देखिए किर्लोस्कर्स होंगे, आप कह सकते हैं कि वेदांता या फिर जो बजाज है, ये लोग यहां पर एक तरह से आएंगे और यहां पर एक तरह से अपना एक तरह से रोडमैप प्रस्तुत करेंगे कि कैसे वो अपनी कैपेसिटी को एनहांस करना चाह रहे हैं। स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन इस स्लोडाउन के बावजूद भी अगर कंपनीज एनहांस कर रही है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही हैं और एक तरह से अगर अपने आप का कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के बाद में जॉब क्रिएशन कर रही हैं, तो इस तरह के इन्वेस्टर समिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहां पे इंटरेक्शन होता है, गवर्नमेंट टू या B2B या बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन होता है, फिर B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन होता है। तो ऐसे इन्वेस्टर समिट में जब डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलता है, नए नए आइडियाज जनरेट होते हैं, जिसके हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, R&D की बात कर रहे हैं। इसका सीधा फायदा यहां पर मिलता है कि इनोवेशन इंडेक्स के अंदर भारत को बहुत ज्यादा बल मिलता है। कर्नाटका फॉर दैट मैटर इंडिया का जो इनोवेशन इंडेक्स में उसमें नंबर 1 पर का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था अभी सेमीकंडक्टर्स को लेकर जो सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर एक अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर है, लेकिन असीम संभावनाएं हैं निवेश के साथ साथ विकास को लेकर। और जिस तरह से हम यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी कर चुकी हैं IMF की मीटिंग्स में, कि कैसे यूनिकॉर्न्स को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। उसमें भी अगर आज के इस मंथन की बात की जाए, जो ये सब उद्योगपति करने वाले हैं, अमृत निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल, और यूनिकॉर्न्स तो अब एक पुराना टर्म हो गया है। भारत जिस तरह से यूनिकॉर्न्स की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि हमें डेकाकॉर्न बनाने की जरूरत है, यानी कि जिनका वैल्यूएशन आप देखिए कि बिलियंस के अंदर होने जा रहा है, उस दिशा के अंदर भारत को आगे बढ़ना है। तो यूनिकॉर्न्स को पीछे छोड़ करके हम डेकाकॉर्न्स बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हम देखिए कि इस पूरे साल के अंदर पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर मल्टीपल यूनिकॉर्न्स निकल करके आया और ये यूनिकॉर्न्स कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट्स पर भी लिस्ट होते आपको नजर आए। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में इनोवेशन की क्या वैल्यू है। आज की तारीख पे जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उन स्टार्टअप्स में, उन इनोवेशन आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनको फ्यूचर दिखाई देता है। और जिस रफ्तार के साथ में अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो भारत में यूनिकॉर्न्स की जो संख्या है वो मैसिवली बढ़कर के निकली। आप इसको यूरोप से कंपेयर करें, यूएस से कंपेयर करें, चाइना, जापान से कंपेयर करें, उसके बावजूद इन कंपेरेटिव इन कंट्रीज के मुकाबले भारत में ज्यादा यूनिकॉर्न्स निकल करके आए हैं। तो दर्शाता है कि ये यूनिकॉर्न्स तभी निकलते हैं जब जो बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टार्टअप के अंदर। तो अगर ये बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत के स्टार्टअप्स के अंदर, तो दर्शाता है कि भारत के पास इनोवेट करने की क्षमता है। और पिछले 7-8 साल में आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से बच्चों के अंदर इनोवेटिव आइडियाज कैसे पैदा हो सके। R&D में बजट को बहुत मैसिवली बढ़ाया गया है। तो वही सब चीजों को, बड़ी स्ट्रेंथ को आज कर्नाटका भी पेश करेगा और दुनिया के सामने रखता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे कि इस तरह के जो इन्वेस्टर्स मीट है वो कई और राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेंगे। आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे अरुण, लेकिन फिलहाल नया सवेरा में इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यथास्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत दिल्ली के कालकाजी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवनिर्मित 3024 फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भूमिहीन शिविर में पात्र लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपेंगे। सभी को आवास उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण 376 झुग्गी झोपड़ी समूहों का स्वस्थान पुनर्वास कर रहा है। पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी निवासियों को उचित सुविधाओं के साथ बेहतर और स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान करना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कालकाजी विस्तार, जेलोरवाला बाग और कठपुतली कॉलोनी में ऐसी 3 परियोजनाएं शुरू की हैं। परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है और 3024 फ्लैट बनकर तैयार है। इनका निर्माण लगभग 345 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और ये सभी नागरिक सुविधाओं से युक्त फ्लैट हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 नवंबर तक नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति कोहिमा में नागालैंड सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति राज्य में शिक्षा और बुनियादी ढांचे से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी।
3 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू कोहिमा युद्ध समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और किगवेमा गांव का भी दौरा करेंगी, जहां वे ग्राम परिषद के सदस्यों के साथ साथ स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य हैं उनके साथ बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी और मिजोरम राज्य में शिक्षा से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगी। राष्ट्रपति आइजोल स्थित राजभवन में मिजोरम सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी। 4 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू आइजोल में मिजोरम विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। वे अपने सम्मान में सिक्किम सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में शामिल होंगी और केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति 5 नवंबर को दिल्ली लौटने से पहले रावोगला में महिलाओं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो सदस्य हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव के लिए मतदान में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के बड़े नेताओं ने राज्य में पार्टी के चुनावी अभियान की कमान संभाल रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लगातार दूसरे दिन राज्य में चुनावी रैलियां करेंगे। अमित शाह आज नादौन, धर्मशाला, नालागढ़ और सोलन विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बड़सर, सरकाघाट और कसौली विधानसभा में चुनावी जनसभाएं करेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगी। स्मृति ईरानी किन्नौर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी सुजानपुर और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा चल चुका है, इसीलिए विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ जिस तरह से हमने देखा भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उसके सहित जो क्षेत्रीय दल हैं वो चुनावी मैदान में पूरा पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस और आप यानी जो पार्टी है उसके जो प्रचारक जन सभाओं का अगर हम जिक्र करें तो सभी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोमवार को मंडी में चुनावी रैली की, वहीं आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के तहत जनसंपर्क कर रही है। और आपको बता दें कि आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 157 मतदाता बूथों पर सिर्फ महिला अधिकारी और कर्मचारी ही तैनात रहेंगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने हिमाचल के वोटरों से अधिक संख्या में बाहर आकर मतदान करने की अपील की है। चुनाव आयोग ने एक नो योर कैंडिडेट्स ऐप भी बनाया है, जिसमें निर्वाचन से संबंधित उम्मीदवार की समस्त सूचना वहां पर उपलब्ध है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अपने कैंडिडेट्स के बारे में जानें और वोट कास्ट करें। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होना है। तो हम देख पा रहे हैं कि सियासी पारा लगातार चढ़ता हुआ और बहुत कम वक्त बचा है हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें वहां वोटिंग को लेकर। लेकिन फिलहाल नया सर्वे में वक्त छोटे से ब्रेक का, आप जुड़े रहिए पीजी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करेंगे गुजरात में मोरबी में पुल दुर्घटना की। पुल दुर्घटना के मृतकों के सम्मान में आज एक दिवसीय राज्यव्यापी शोक मनाया जा रहा है। प्रार्थना सभाओं में हादसे के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राज्य के सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मोरबी में दुर्घटना स्थल का दौरा किया था और राहत और बचाव के कार्यों का जायजा लिया। वो मोरबी सिविल अस्पताल में घायलों से मिलने भी गए। उन्होंने पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात भी की। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंक के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। पुलवामा के अवंतीपोरा में हुई मुठभेड़ में लश्कर का कुख्यात आतंकी मुख्तार भट्ट मारा गया। इसके अलावा 2 अन्य आतंकियों को भी ढेर किया गया। सूत्रों के अनुसार ये आतंकी सुरक्षा बलों के कैंप पर हमले के लिए जा रहे थे और तब उसे मार गिराया गया और मार गिराया गया मुख्तार भट्ट कई आतंकी वारदातों में शामिल था। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के पास से कई हथियार बरामद किए हैं।
और तमिलनाडु में बारिश से संबंधित घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। चेन्नई में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में 8 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के कारण चेन्नई के कई एक इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई। इस बीच भारी बारिश के कारण चेन्नई, रानीपेट और तिरुवल्लुर में स्कूल और कॉलेज आज बंद रहेंगे, जबकि वेल्लोर, कांचीपुरम, विलुपुरम और चेंगलपट्टू में स्कूल बंद रहेंगे। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अधिकारियों के साथ पूर्वोत्तर मानसून की तैयारियों से संबंधित समीक्षा बैठक की। और अब बात वायु प्रदूषण की, जिसके कारण दिल्ली की आबोहवा हर दिन खतरनाक होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण सुबह और शाम के समय लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र के वर्ग में देखने को मिल रही है। वहीं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 पर दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। नोएडा की अगर बात करें तो वहां पर AQI 406 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को 0 से 50 के बीच अच्छा, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहद खराब और 401 से 500 के बीच इसे गंभीर माना जाता है। और आगरा में हवा में बढ़ते हुए धूल धुएं ने सांस और दमा और टीबी के मरीजों की परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। हालत में सुधार ना होने पर मरीजों को भर्ती कराना पड़ रहा है। बीते 7 दिन में एसएन मेडिकल कॉलेज के वक्ष और क्षय रोग विभाग में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। वार्ड फुल हो गए हैं। मौसम में नमी होने से धूल धुएं के अति सूक्ष्म कण वायुमंडल के निचले स्तर पर आ गए हैं, जिससे सामान्य लोगों को भी परेशानी हो रही है। शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से अस्पतालों में टीबी और चेस्ट इन्फेक्टेड मरीज बढ़ रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के टीबी और चेस्ट विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि दिवाली के बाद तेजी से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और मौसम भी बदला है, जिस वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है। दिल्ली नगर निगम में स्वच्छता सैनिकों का नियमितीकरण चल रहा है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को जो नियमितीकरण पत्र हैं वो प्रदान किए। एमसीडी लगातार अपने अस्थायी कर्मियों को नियमित कर रही है। इसी कड़ी में एमसीडी के 308 और अस्थायी कर्मियों को नियमित किया गया। ये जो नियमितीकरण की प्रक्रिया थी 1978 से प्रारंभ की गई और इसको आज इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो अभी मुझे बता रहे हैं कि 160 को तो आज के और 7,000 308 2 कैटेगरी में और बाकी को भी शीघ्र ही पूरा करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और आपको बता दें कि एमसीडी में जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको पर्यावरण सहायक कहा जाता है और इन्हीं नियमित पर्यावरण सहायकों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली नगर निगम के 308 पर्यावरण सहायकों को नियमित किया गया है। कुछ हमारे साथ पर्यावरण सहायक मौजूद हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है आज? आज अच्छा जी लग रहा है। कितने साल से कर रहे थे आप? 22-23 साल हो गई हैं इसमें। आप क्या कहेंगे? इतने साल मुझे हो गए जी, 21 साल हो गई ड्यूटी करते करते। अच्छा लग रहा है, आज लेटर मिल रहा है। फाइनली आपको बहुत अच्छा लग रहा है। रेगुलर हो जाएंगे तो कोई काम में बदलाव आएगा? हाँ, बदलाव आएगा ही। अच्छा जी, सैलरी बढ़ जाएगी, बच्चों के लिए काम आ जाएंगे। हमारे जो थोड़ा बहुत कर्जा पानी है वो सब उतर जाएगा हमारा। 21 साल में हमारे को लेटर मिल रहा है। आज खुश हो रहे हैं हम। अच्छा, हमारी कुछ तो सुनी भगवान ने या अधिकारियों ने, उसको सुन के हमारे को लेटर दे रहे हैं। कितना इंतजार था आपको? बहुत टाइम से इंतजार था, बहुत टाइम लंबा होगा काम करते। बहुत ज्यादा खुशी। कितना इंतजार था आपको? हाँ जी, कितना इंतजार था आपको? हम तो काफी वर्षों से इंतजार कर रहे थे। हम देख लो काफी 20 साल हो गए, हमने 20-25 साल काफी साल से इंतजार कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा हमें तो ये सिस्टम।
शुक्र है सबका, भगवान शुक्र है सबका। बहुत इंतजार के बाद ये दिन आया आज। कितनी बार पर्ची फोटो ली है लेकिन आज विश्वास भी नहीं हो रहा एक तरह से क्यों, पर हो गए। चलो सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कहीं ये जो पर्यावरण सहायक हैं काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं, बेशक कई सालों बाद इनको मौका मिला है नियमित होने का, लेकिन फाइनली ये नियमित हो गए हैं। कैमरामैन आनंद प्रकाश के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। पर्यावरण सहायक जो नियमित किए गए हैं उनके चेहरों की खुशी देखते ही बनती है। और आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिलों की, जिसमें शामिल प्रदेश की ऊर्जाधानी कहलाने वाले आदिवासी बहुल जिले सिंगरौली में एक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का यहां तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे जिले की तस्वीर अब बदलने लगी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के आकांक्षी जिलों में शामिल सिंगरौली जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तेजी से यहां के पात्र लाभार्थियों को मिल रहा है। जिले में 2016 से अब तक ग्रामीण अंचलों के लिए 90,000 मकान स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 68,000 मकान बन चुके हैं, जिनमें लाभार्थी निवास कर रहे हैं। मजदूरी और कम वेतन पर काम करने वाले इन लाभार्थियों के लिए पीएम आवास योजना किसी वरदान से कम नहीं है। मेरा पुराना मकान खपड़ेलू था, सीट वाला था, उसमें पानी चूता था और मोदी जी ने हमको 2.5 लाख रुपए दिए मकान बनाने के लिए। उन्होंने परिवार का जान के सहयोग किया, हमको बहुत खुशी है। कच्चे मकान में रह रहे थे, उसमें बाल बच्चे हमारे कीड़ा फटिंगा सब उतरा है, अब सुरक्षित से रहते हैं, सोची से बाल बच्चे हैं। हमको सरकारी मकान जो मिला है आवास योजना, ये घर में प्रधानमंत्री योजना जो है, ये घर में हमको बड़ी खुशी हुई है। बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मुझे बहुत दिक्कतें होती थी भाड़ा देने में, हमेशा मकान मालिक से झगड़ा होता था। कभी मेरे पास पैसा नहीं रहता था देने को, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी छत चूड़ा है, कच्चा मकान था मेरा, कभी छत चूड़ा है, कभी बहुत सारी दिक्कतें आती थी। तो वो सारी दिक्कतें आज मुझे प्रधानमंत्री आवास जब से मिला है तो मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा भार दूर हो गया इस घर को मिलने से। लेकिन इतनी कम कमाई में हम लोग सोचे कि कैसे घर कैसे मिलेगा, क्या कैसे, लेकिन सरकार ने ये भी सुविधा दिया कि आप किस्त में इसको जमा कीजिए। ये 2 लाख तो हमारे पास है नहीं कि हम इकट्ठा जमा कर सकते हैं, तो सरकार ने ये भी सुविधा किया कि आप बैंक द्वारा किस्त में जमा करो। आकांक्षी जिला होने के चलते इस आदिवासी बहुल जिले सिंगरौली में केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। जिला कलेक्टर के मुताबिक इस वर्ष अप्रैल के बाद से अब तक 19,000 से ज्यादा मकान तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें लोगों का गृह प्रवेश भी प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में हुआ है। सिंगरौली जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2016-17 से लगभग 90,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत अभी तक जो पूर्णता है वो लगभग 72% है और लगभग 68,000 आवास वर्तमान की स्थिति में पूर्ण हो चुके हैं। इसके जो हमारा पंचायत ग्रामीण विकास का जो अमला है ग्राम पंचायत स्तर पर, वो जितने भी आवास वर्तमान की स्थिति में आपके प्रगतिरत हैं उनकी निरंतर मॉनिटरिंग करता है, जिससे कि उनको समय पर किस्तें मिल सकें। 2024 तक हर आवासहीन को उसके सिर पर छत मिल सके, इस लक्ष्य को लेकर जो केंद्र सरकार काम कर रही है उसमें इन ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे ये निर्माण कार्य बताते हैं कि जल्द हर गरीब परिवार का अपना एक आवास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए नया सवेरा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब बात दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 की। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जो कि सॉफ्टवेयर के जरिए होटलों को अधिक बुकिंग कराने में मदद करता है।
सिम्प्लोटेल होटलों के लिए एक सास और वैश्विक तकनीक प्रदान करता है। स्टार्टअप सीधे होटलों की बुकिंग बढ़ाने में मदद करके दुनिया भर के होटल व्यवसायियों के जीवन को आसान बनाता है। सिम्प्लोटेल ने अपनी होटल ई-कॉमर्स तकनीक के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार भी जीता है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। महामारी और पर्यटकों की लगातार बदलती प्राथमिकताओं के कारण ट्रैवल सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए अमेरिका में काम कर रहे तरुण गोयल ने इस क्षेत्र में कुछ मजबूत और लंबा चलने वाले समाधान ढूंढने की सोची, जिसके बाद जन्म हुआ सिम्प्लोटेल का, जो सॉफ्टवेयर AA सर्विस यानी SaaS के जरिए होटलों को अधिक बुकिंग कराने में मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें तो सिम्प्लोटेल होटलों के लिए शॉपिफाई है और ई-कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग समाधान के साथ होटल प्रदान करता है। 60% लोग आज ऑनलाइन बुकिंग्स करते हैं। भारत में शायद 40% होटल रूम्स अभी ऑनलाइन बुक होते हैं। तो आपके पास 2-3 चॉइसेस है अगर आप बुकिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। या तो आप ये एग्रीगेटर से बुक करें, मेक माई ट्रिप, वो काफ़ी अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं फ्रैगमेंटेड मार्केट में। या आप होटल चाहते हैं कि आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से बुक करें, क्योंकि आपके डायरेक्ट कस्टमर्स का इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग रहता है। हमारा एक ही मकसद है कि हम होटल्स को उनके वेबसाइट के थ्रू बुकिंग्स लाके दें। ये सब तरुण के लिए आसान नहीं था, लेकिन तरुण के इस काम में उनके परिवार ने उन्हें पूरा साथ दिया। 20 years of a marriage, हमेशा तरुण को था एक बार ही ट्राई करते हैं, लेट्स गो बैक टू इंडिया। मतलब फिर रिग्रेट क्यों करना है, एक बार ही ट्राई करते हैं। वी हैव ऑल द फ्रीडम टू कम बैक इफ यू आर नॉट हैप्पी इन इंडिया, सो there is no one who can stop us, so why not try? This is the right time. As it got closer to the day, I'm like, oh no, I'm moving to India, all my friends, everything gone. So I was a bit upset. I think I remember distinctly going to mom and crying, being like, why are we moving and stuff. But once I came here, settled in, school's completely different, but once I settled in, now I enjoy it. सिम्प्लोटेल ने अपनी होटल ई-कॉमर्स तकनीक के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जीता, जिसने कई देशों में 2000 से अधिक ग्राहकों के लिए सीधी बुकिंग बढ़ाने में मदद की है। अभी हमारे पास 21 देशों से कस्टमर्स आ गए हैं। तो अभी करीब 15-20% हमारा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। हम 5-1 साल में मेरे ख्याल से 50-60% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आने लग जाएगा। सो देयर इज़ अ मैसिव अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ से बाहर के देशों में भी अपना सॉफ्टवेयर बेच सकें। सिम्प्लोटेल एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो होटलों को अधिक सीधी बुकिंग प्राप्त करने में मदद करता है। स्टार्टअप के होटल ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस छोटे होटलों के लिए वो तकनीक मुहैया कराता है जो अभी तक केवल बड़े एग्रीगेटर्स के लिए उपलब्ध थी। सिम्प्लोटेल की तकनीक की मदद से होटल वेबसाइट पर आगंतुक की यात्रा को ट्रैक करते हैं और उन्हें उनके मुताबिक सभी जानकारी मुहैया कराते हैं। अगर आप ये बड़े प्रोवाइडर्स को देखें, एग्रीगेटर्स को देखें, उनका जो टेक्नोलॉजी रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब उनकी वेबसाइट बहुत फास्ट लोड करती हैं और आप इंडिविजुअल होटल्स की साइट पे चले जाइए तो वो स्ट्रगल होता है। हम चाहते हैं कि ये होटल्स जो ये डिमांड है कस्टमर्स का जो ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं उसको फैसिलिटेट करें। तो हम उनको वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जिससे वो अपने वेबसाइट से अपने कस्टमर से बुकिंग ले सकें। मेक माई ट्रिप ही बैंगलोर स्थित ट्रैवल टेक स्टार्टअप में कुछ निवेश कर इसकी प्रगति की राह में हिस्सेदार बना है। सिम्प्लोटेल का लक्ष्य दुनिया भर के होटलों को एक ऐसी तकनीक से लैस करना है जो उन्हें अधिक बुकिंग दिलाने के साथ अपने ब्रांड को ऑनलाइन दिखाती हो और अपने मेहमानों के अनुभव को भी बेहतर बनाती है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। तो सिम्प्लोटेल के बारे में और अधिक जानने के लिए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 शनिवार रात 9 बजे डीडी न्यूज पर और रात 10 बजे डीडी इंडिया पर, और साथ ही रविवार दोपहर 12 बजे आप इसे डीडी नेशनल पर देख सकते हैं। और अब हम देखेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरें। तो आइए अब बात करते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग सर्च इंजन ट्विटर की, जिस पर ब्लू टिक खाता धारकों को अब प्रतिमाह $8 देने होंगे। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने घोषणा की कि ट्विटर पर ब्लू टिक की कीमत $8 प्रति महीना होगी, यानी भारतीय रुपए में ₹650 के आसपास सब ब्लू टिक के लिए आपको चुकाने होंगे। मस्क ने ट्विटर पोस्ट पर रिप्लाई करने, उल्लेख करने और सर्च करने में प्राथमिकता के साथ ट्विटर की जो सदस्यता सेवा है उसके लिए हर महीने $8 शुल्क लेने की योजना बनाई है।
और उत्तर कोरिया ने आज तड़के अपने पूर्वी और पश्चिमी तटों से 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दक्षिण कोरिया की सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि दक्षिण कोरिया के द्वीप ओलेयनडको की तरफ से मिसाइल दागी गई, जो कि जापान सागर में जाकर गिरी। मिसाइल लॉन्च के समय ओलेयनडको के द्वीप पर एयर रेड की चेतावनी दी गई थी। दक्षिण कोरिया की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ये चेतावनी मिसाइल लॉन्च से संबंधित थी। उत्तर कोरिया ने ये परीक्षण एक ऐसे समय में किया है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं और कल ही उत्तर कोरिया ने सैन्य अभ्यास को रोकने की मांग की थी। और खबर इजराइल चुनाव से जुड़ी हुई। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में नेतन्याहू सत्ता में वापसी करते हुए दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार इजरायली संसद की 120 सीटों में से 61 से 62 सीटें नेतन्याहू की पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री यार लेपिड की पार्टी को एग्जिट पोल में 54 से 55 सीटें। और जायर बोल्सोनारो ब्राजील चुनाव में मिली हार के बाद सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अपनी हार स्वीकार नहीं की है। ब्राजील में रविवार आम चुनाव के लिए मतदान हुआ था। इनमें वामपंथी वर्कर्स पार्टी के नेता लूला डी सिल्वा ने बेहद कड़े मुकाबले में जायर बोल्सोनारो को हरा दिया था। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की हार से उनके समर्थक भड़क गए थे। समर्थकों ने देश के कई हिस्सों में दंगे कर दिए थे। बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों से देश में शांति बनाए रखने के लिए कहा है। बोल्सोनारो के चीफ ऑफ स्टाफ सिरो नोगिरा ने कहा है कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने मुझे सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। खबर अमेरिका से, जहां के शिकागो शहर में हैलोवीन की रात हुई गोलीबारी में 3 बच्चों समेत 15 लोग मारे गए। इस घटना में 3 साल, 11 साल और 13 साल के 3 नाबालिग घायल हुए। बाकी जो हैं वो वयस्क हैं और उनकी आयु 30 से लेकर 50 साल है। इसके अलावा एक व्यक्ति कार की चपेट में आने से घायल हो गया। शिकागो दमकल विभाग ने बताया कि उसने घटनास्थल पर कम से कम 10 एम्बुलेंस भेजी थी। शुरुआती जांच से पता चला कि वीडियो में कम से कम 2 हमलावर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमलावरों की संख्या इससे अधिक हो सकती है। वे भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि घटना के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं हो पाया और किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन समिति की बैठक में मंकी पॉक्स को अभी भी वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी में रखने का फैसला किया गया है। संगठन ने कहा है कि मंकी पॉक्स इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के मानदंडों को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल कंसर्न के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल को पूरा करता है। संगठन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि आपातकालीन समिति ने स्वीकार किया है कि पिछली बैठक के बाद से कई देशों में मंकी पॉक्स के प्रकोप की वैश्विक प्रतिक्रिया में कुछ प्रगति हुई है, जिसमें व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप और टीकों की प्रभावशीलता पर उभरती जानकारी शामिल है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ने टिप्पणी करते हुए वैश्विक स्तर पर मामलों में गिरावट का उल्लेख किया। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका और अफ्रीका के क्षेत्रों में प्रगति कम हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में मामले बढ़ रहे हैं और अन्य देशों में कम रिपोर्टिंग की संभावना है। और आइए देखते हैं खबरें हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक से। और ICC T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। ग्रुप 2 में भारत 2 जीत और 1 हार के साथ 4 अंकों लेकर दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं बांग्लादेश के भी 4 अंक हैं और वो तीसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में स्थान बनाने के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला बहुत अहम है। अगर टीम इंडिया जीत दर्ज करती है तो इस ग्रुप से दक्षिण अफ्रीका और ग्रुप भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को जब एडिलेड में ICC T20 विश्व कप के ग्रुप मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी नजर जीत की लय वापस पाने पर होगी। सेमीफाइनल में स्थान बनाने के लिहाज से दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बहुत ही अहम है। टीम इंडिया यहां जीत दर्ज करती है तो इस ग्रुप से दक्षिण अफ्रीका और भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा। भारत ने प्रतियोगिता की शानदार शुरुआत की थी। पहले ही मैच में पाकिस्तान को मात दी, फिर नीदरलैंड को हराया। वहीं पर्थ के उछाल भरी पिच पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा।
भारत के लिए सलामी बल्लेबाज केएल राहुल का फॉर्म सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। रोहित शर्मा भी इस मैच में बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में हैं और उनकी नजर इस मैच में एक और बड़ी पारी खेलकर T20 विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने के महिला जयवर्धन के रिकॉर्ड को तोड़ने की होगी। मध्य क्रम में सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बड़ी पारी खेलने का मादा रखते हैं। चोट के कारण दिनेश कार्तिक का इस मैच में खेलना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में ऋषभ पंत को इस मुकाबले में मौका मिल सकता है। वहीं गेंदबाजी में अनुभवी भुवनेश कुमार और मोहम्मद शमी के साथ साथ युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप ने पिछले 3 मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है। पिछले मैच में महंगे साबित हुए अश्विन के स्थान पर युजवेंद्र चहल को बांग्लादेश के खिलाफ खिलाया जा सकता है। I think we respect them a lot. I think they're a very good team. I think this format and this World Cup has really shown us that honestly you can't take any team lightly. Ireland, showed that against England. We've seen enough games in this competition. दूसरी तरफ अगर बात बांग्लादेश की करें तो टीम का प्रदर्शन अब तक मिला जुला रहा है। ग्रुप 2 में वो 4 अंक के साथ भारत के बाद तीसरे स्थान पर है। बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के खिलाफ जीत हासिल की थी। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साकिब अल हसन की कप्तानी में बांग्लादेश भी सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस में बना हुआ है। ऐसे में टीम भारत के खिलाफ जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। अगर बात दोनों ही टीमों के बीच हुए अब तक के T20 मुकाबले की करें तो दोनों के बीच 11 मैच हुए हैं। इसमें से भारत ने 10 में जीत हासिल की है। एक मैच को बांग्लादेश अपने नाम करने में सफल रही है। T20 विश्व कप में भारत और बांग्लादेश 3 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें तीनों बार भारत ने जीत हासिल की है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ अपने 100% जीत के रिकॉर्ड को बराबर करने की होगी। भारत और बांग्लादेश 4-4 अंकों के साथ ग्रुप 2 के दूसरे और तीसरे स्थान पर है और दोनों ही टीमों की कोशिश इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल के करीब पहुंचने की होगी। खासकर भारत के लिए काफी अहम मुकाबला, क्योंकि पिछले मैच में हार के बाद भारत की कोशिश यही होगी कि वो जीत की पटरी पर एक बार फिर से लौटे। एडिलेड ओवल से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, DD न्यूज। 2020 विश्व कप में आज एक अन्य मुकाबले में जिम्बाब्वे का सामना नीदरलैंड से। नीदरलैंड पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया, लेकिन पाकिस्तान को हराने वाले जिम्बाब्वे के लिए अभी उम्मीद बाकी है। नीदरलैंड ने सुपर 12 में अपनी बल्लेबाजी में निराश किया। डच टीम अपने सलामी बल्लेबाज मैक्स ओडोर्ड से बेहतर शुरुआत की उम्मीद करेगी। दूसरी तरफ बासिलीड बेहतरीन गेंदबाजी की है और वहीं इसके आगे भी जारी रखने का वो प्रयास करेगी। दूसरी ओर जिम्बाब्वे इस अहम मैच में सिकंदर रजा के बल्ले से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए नया सवेरा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं नया सवेरा। अब हम बात करेंगे सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को अपने आप में समेटे इस खास सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। तो हेरिटेज वॉक के इस आज के सेगमेंट में आपको लिए चलते हैं असम की ओर। असम में अहोम साम्राज्य के समय के कई भव्य स्मारक मौजूद हैं। इन स्मारकों में तलातल घर को सबसे विशाल और भव्य माना जाता है। क्या है ये घर, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। ये है असम के रंगपुर में स्थित भव्य तलातल घर। यह अहोम राजवंश के समय का एक महल है, जिसे राजा स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बनवाया था। तलातल घर को अहोम साम्राज्य की बेहतरीन वास्तुकला और शानदार निर्माण प्रक्रिया का अच्छा उदाहरण माना जाता है। राजा स्वर्गदेव रुद्र सिंह ने 18वीं सदी के आरंभ में अहोम साम्राज्य की राजधानी को गढ़गांव से बदलकर रंगपुर को राजधानी बना दिया था, जहां ये तलातल घर मौजूद है। इसे अहोम साम्राज्य का सबसे विशाल स्मारक भी माना जाता है। तलातल का मतलब है बहुमंजिला। तलातल घर में वास्तुशिल्पीय प्रतिभा के अलावा स्थानीय तौर पर उपलब्ध संसाधनों का भी शानदार प्रयोग देखने को मिलता है। इसके निर्माण में बतखों के अंडे, चिपचिपे चावल और घोंघा चूना जैसी चीजों का उपयोग हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि तलातल घर को पहले आवासीय महल बनाने के बजाय एक प्रशासनिक और सैन्य केंद्र के रूप में तैयार किया गया था।
तलातल घर में जमीन के नीचे बनी मंजिलें और सुरंगें हमेशा से लोगों के लिए आश्चर्य का विषय रही हैं। यह गुवाहाटी से लगभग 350 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। अहोम राजवंश ने यहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी में लगभग 600 सालों तक शासन किया था और इस दौरान इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, कला और संस्कृत का महत्वपूर्ण विकास हुआ था। असम के लोगों के दिलों में अहोम साम्राज्य की निशानी बेहद खास स्थान रखती है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आंचल, देखिए आपने ये तलातल घर, भारत का इतिहास हम देखते हैं इतना विस्तृत है कि जितना भी जाने लगता है कि कम ही है। बिल्कुल कम है और इसीलिए हम हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस मोती में तमाम जो अन्य मोती उन्हें पिरोने की बात करते हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं विज्ञान जगत की ओर। साइंस हब के आज के इस अंक में आज हम बात करेंगे यूरोपीय देश नॉर्वे में अपनाई जा रही एक खास तकनीक की। इस तकनीक के जरिए बिना ज़्यादा मैन पावर की मदद के ही नदी में स्थानीय मछलियों के पास बाहरी प्रजाति की मछलियों को आने से रोका जा सकेगा। नदियों में अलग अलग तरह की मछलियां रहती हैं। कई बार कुछ प्रजातियां दूसरी प्रजाति की मछलियों के लिए घातक होती हैं। इस वजह से कुछ प्रजातियां एक खास जगह से विलुप्त भी हो सकती हैं। नॉर्वे की नदियों में इसी तरह से स्थानीय मछलियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अब आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। नॉर्वे में पाई जाने वाली स्थानीय प्रजाति की साल्मन मछलियों को बाहर से आने वाली हम्पबैक सैल्मन नाम की मछली से खतरा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये सुनिश्चित करने की कोशिश चल रही है कि बाहरी प्रजाति हम्पबैक को घरेलू पानी में घुसने से रोका जा सके। हम मानते हैं कि तकनीक दुनिया के सामने मौजूद सतत विकास के रास्ते में आ रही चुनौतियों को हल करने के प्रमुख तरीकों में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले साल 10 लाख से ज्यादा हम्पबैक मछलियां नॉर्वे की नदियों में दाखिल हो सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन दिनों प्रजातियों की पहचान करके बाहरी मछलियों को घुसने से रोका जा सकेगा। इनको रोकने के लिए पानी के नीचे कैमरे और अन्य उपकरण लगाए जा रहे हैं। मैकेनिकल गेट की मदद से बाहरी मछलियों को दाखिल होने से रोका जाएगा और फिर इन मछलियों को एक जगह इकट्ठा करके बाद में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। मछलियों की संख्या में अचानक से बड़ा बदलाव आने से उस जगह का इकोलॉजिकल संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में उस जगह के पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी काफी नुकसान पहुँच सकता है। अब देखना होगा नॉर्वे में इस्तेमाल की जा रही ये तकनीक स्थानीय मछलियों को बचाने के लिए कितनी मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आइए देखते हैं खबरें सिनेमा जगत से। तो सिनेमा इस हफ्ते के आज के अंक में हम बात करेंगे जल्द रिलीज होने वाली फिल्म यशोदा की। हाल ही में यशोदा का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस फिल्म की कहानी सरोगेसी पर आधारित है, जिसमें दक्षिण सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्री सामंथा प्रभु मुख्य भूमिका निभा रही हैं। हमेशा खुश और मुस्कुराती रहना। दक्षिण भारतीय सिनेमा की फिल्में आजकल बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई हैं। इसी बीच दक्षिण की मशहूर अभिनेत्री सामंथा रोथ प्रभु की नई साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म यशोदा का हिंदी ट्रेलर रिलीज हो चुका है। यशोदा, कांग्रेचुलेशंस, तुम मां बनने वाली हो। फिल्म यशोदा की कहानी सरोगेसी पर आधारित है। इसमें सामंथा एक सरोगेट मदर की भूमिका में दिखाई दे रही हैं। ट्रेलर की शुरुआत यशोदा यानी सामंथा और बाकी लड़कियों के साथ एक मेडिकल फैसिलिटी में हो रही है। यहाँ यशोदा और बाकी लड़कियों को बताया जाता है कि उन्हें अपने बच्चे के बदले ढेर सारे पैसे मिलेंगे। 3 महीने तक बहुत केयरफुल रहना होगा। टाइम से खाना, अच्छी नींद लेना। इसी दौरान यशोदा के सामने ऐसी चीजें भी आती हैं जो उसे चौंका देती हैं। अजीब सा लग रहा है यशोदा, काजल को भी बस चक्कर ही आते थे। बेचारी लड़की, पता नहीं कहाँ होगी वो। यशोदा का ट्रेलर सस्पेंस से भरपूर है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि यशोदा को एहसास होता है कि वहाँ सरोगेट लड़कियों को रखने के अलावा और भी कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे वो अनजान हैं।
यशोदा महिला अभिनेत्री को मुख्य भूमिका में लेकर बनाई गई एक्शन फिल्म है, जिसमें सामंथा अच्छे खासे एक्शन सीन और स्टंट करती दिखाई देंगी। ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर लोगों को पसंद आ रहा है। साथ ही यशोदा की सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी लग रही है। ट्रेलर आने के बाद सामंथा के प्रशंसक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हरिशंकर और हरीश नारायण के निर्देशन में बनी ये फिल्म 11 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यशोदा कौन है पता है ना? साक्षात कृष्ण भगवान को पालने वाली माँ। तो आंचल, हम देख रहे हैं कि रीजनल सिनेमा अपना बहुत ज़्यादा धमाल कर रहा है और ख़ास तौर पर साउथ की फिल्में जो हैं वो वैश्विक पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। बिल्कुल। और आइए अब सिनेमा जगत के बाद रुक करते हैं खास सेगमेंट जो कि आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए शारीरिक गतिविधियां करना बहुत जरूरी है और इसके लिए एक सरल और प्रभावी विकल्प है पैदल चलना। स्वस्थ जीवन के लिए नियमित सैर के क्या लाभ होते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर सेहत के लिए वरदान है। सैर करने से जीवन शैली से संबंधित कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। सिर्फ आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक पैदल चलने से आपके स्वास्थ्य को लाभ हो सकता है। नियमित सैर करने के कई फायदे हैं। सुबह की सैर चिंता के लक्षणों को भी हटा सकती है। वैसे तो पैदल सैर करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा है, लेकिन यदि सुबह प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा हो या आपके पास सुबह सैर करने का समय ना हो तो दिन में या शाम के समय भी आप सैर पर जा सकते हैं। वॉकिंग करने से हम अपनी बॉडी को टोन अप रख सकते हैं, अपने जॉइंट्स एंड मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे कि हम ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से बचाव कर सकते हैं, अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। वॉकिंग करने से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, जिससे कि पेट में गैस का बनना या इनडाइजेशन का होने के चांसेस कम होते हैं। वॉकिंग करने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारा मूड एलिवेट होता है, हमें नींद अच्छी आती है। इसके अलावा वॉकिंग करने से हमारा कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस इंप्रूव होता है और ये देखा गया है यदि आप रेगुलर वॉक करते हैं तो आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सैर बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि चलने के लिए किसी विशेष कौशल, जिम या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये स्वस्थ रहने का सबसे आसान विकल्प है। वॉकिंग करने के लिए आवश्यक है कि हम ढीले और कंफर्टेबल वस्त्र डालें। जूते अपने कंफर्टेबल होने चाहिए। जो वॉकिंग ट्रैक है वो स्मूथ होना चाहिए, उसमें गड्ढे या अनइवन नहीं होना चाहिए जिससे कि हमें चोट लगने का डर है। और वॉकिंग करने का एक तरीका है कि आप यदि 30 मिनट हर रोज़ वॉक करते हैं तो उसमें पहले 5 मिनट आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाइए, जिससे कि आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस धीरे धीरे इंप्रूव होगा, बॉडी का कंडीशनिंग होगा। और बीच के 20 मिनट के आसपास आप थोड़ा तेज़ चलिए, जिसमें कि आपका रिदमिक रेस्पिरेशन होना चाहिए, हल्का पसीना आना चाहिए और आखिर के 5 मिनट आप धीरे धीरे सांस लीजिए। WHO के अनुसार हमें हर रोज 30 मिनट कम से कम वॉक करना चाहिए, हफ्ते में 5 दिन। बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी को नियमित रूप से सैर करनी चाहिए। क्या आप पैदल सैर करने निकलते हैं? अगर नहीं तो सैर के लिए जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सैर करना स्वस्थ रहने का सरल और प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। चला कहते हैं कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि आज बॉलीवुड के बादशाह किंग खान शाहरुख खान का 57वां जन्मदिन है। वो 57 साल के हो गए। कुछ कुछ होता है, कल होना हो बाजीगर, दिल तो पागल है और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और वीर जारा जैसी जो तमाम फिल्में हैं उसमें अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके शाहरुख खान दुनिया भर के करोड़ों फैंस के दिल में जीते हैं। तो नए सवेरे के आज के इस अंक में हम आपको छोड़ जाते हैं शाहरुख खान पर फिल्माए गए सदाबहार गीतों के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। बताऊं मैं फिर भी कह न पाऊं मैं, नाम उसका है क्या? नाम न लो पर कुछ तो कहो, हल्का सा कोई इशारा तो दो। मेरी आंखों में है वो, मेरी सांसों में है वो, और कहूँ तुमसे क्या?